मूल मालिकों को भी हमारे भिलराणा कुंजा की धरती से आपको जय जोहार। आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए तो हम लोग आपको विशेष बातें बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों को लगता है कि जिस तरीके से हमारे राजस्थान में जो काम चल रहा है, जस्ट आपके जो पास के इलाके में जो काम चल रहा है, उससे कहीं न कहीं आपके गुजरात में आप लोग रास्ता भटके हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जिस तरीके से काम चल रहा है, आदिवासी परिवार के बैनर पर आदिवासी परिवार नाम क्यों दिया और आदिवासी परिवार से अपन किस तरीके से पूरे देश भर के आदिवासियों में किस तरीके से एकता स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को विशेष बात यहाँ पर बताने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आज के समय में हमारा जो समाज है, हम लोग कई समय से ये बात बोलते आ रहे हैं कि हमारा ही समाज सबसे ज्यादा आज की तारीख में कई अलग अलग जगह पर बटा हुआ है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो समाज है वो सबसे गंभीर बीमारी आती है, सबसे बड़ी गंभीर बीमारी राजनीतिक बीमारी। उस बीमारी के आधार पर कि हमारा ही समाज एक नहीं होता। हमारे सब भाई, कोई भाई कांग्रेस के नाम से लड़ते हैं, कोई कहता मैं कांग्रेस का हूं, कोई कहता मैं बीजेपी का हूं, कोई कहता मैं आप का हूं, कोई कहता मैं कम्युनिस्ट का हूं। इस तरीके से हमारे ही समाज के लोग सबसे ज्यादा लड़ते हैं, जबकि दूसरे समाज के लोग या दूसरे समुदाय का एकीकरण की बात आती है तो एक झटके में एक हो जाते हैं और एक होकर के सारा कांग्रेस बीजेपी सब कुछ भूल करके वो लोग काम करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गंभीर बीमारी आती है धार्मिक बीमारी। धार्मिकता के आधार पर भी हमारा ही समाज सबसे ज्यादा बटा हुआ है। उसके बाद में आपकी बीमारी की बात आती है भक्ति और शक्ति की बीमारी। भक्ति और शक्ति के आधार पर भी हमारा ही समाज सबसे ज्यादा बटा हुआ। उसके बाद में आपकी बहुत बड़ी गंभीर बीमारी आती है गोत्र के आधार पर। इस आधार पर भी हमारा समाज जो है वो सबसे ज्यादा बटा हुआ है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग सभी जगह से बटा हुआ समाज जो है हमारा, एक है आदिवासी समाज, आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय, और एक तरफ हमारा जो स्लोगन है वो आदिवासी परिवार। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जहां जहां पर बटे हुए सब एक जगह पर आए और सब लोगों के बीच में आदिवासी परिवार की विचारधारा का जन्म और सब मिलकर के आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उस आधार पर आगे बढ़े, तब जाकर के हमारा उत्थान हो सकता है। उसी आधार पर जिस तरीके से आज पूरे देश भर के 3% जो मनुवादी लोग हैं उन लोगों ने कब्जा किया, शासन स्थापित कर लिया, तो उन लोगों ने व्यवस्था बनाई। उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? नियंत्रण की व्यवस्था, सबको नियंत्रण में लाना। निर्देशन की व्यवस्था, एक निर्देश पर सब लोग नियंत्रण में आ गए। नियंत्रण, निर्देशन, और फिर उन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी इलेक्शन की, यानी हम लोगों को केवल और केवल वोट डालना सिखाया। तो हम लोग उनके नियंत्रण में आए, उनके निर्देशन का उपयोग किया और उनके कहे अनुसार हम लोगों ने वोट डाल दिया। तो हमारे लोगों ने भी व्यवस्था को, जिस तरीके से लोहे को लोहा ही काट सकता है, उसी तरीके से हमारे लोगों ने भी व्यवस्था को ही व्यवस्था काट सकती है, इसलिए व्यवस्था का निर्माण किया। व्यवस्था क्या बनाई? हमारे लोगों ने भी नियंत्रण की व्यवस्था बनाई, निर्देशन की व्यवस्था बनाई, और उन लोगों ने जो कमी छोड़ी थी, उन लोगों ने सीधा वोट डलवाना सिखाया था, उसके बदले में हमारे लोगों ने सिलेक्शन की व्यवस्था का निर्माण किया। सिलेक्शन की व्यवस्था, आम सब लोग बैठ करके आम राय द्वारा सेलेक्ट करो, इस तरीके से काम होना चाहिए। तो इसी तरीके से आज की तारीख में जो राजस्थान में काम चल रहा है, उस काम के आधार पर हमारे 100 से भी ज्यादा सरपंच बन चुके हैं। आपके 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा हमारे पंचायत समिति सदस्य, 5 प्रधान, 15 जिला परिषद सदस्य, 2 एमएलए, इतना बड़ा कारभार खड़ा हुआ है वो शासन स्थापित करने में।
फिर बात करते हैं, हम लोग राजनीतिक मूवमेंट पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे सामाजिक एकीकरण की बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपके गुजरात के कई सारे भाई हम लोगों को बोलते हैं कि पार्टी का क्या सिस्टम है, किस तरीके से होगा, तो इसलिए हम लोग राजनीतिक मूवमेंट पर भी आपके बीच में बात रख के जाना चाहते हैं कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पार्टियों का जो सिस्टम है वो पार्टी अपनी रोटियां सेकने के लिए हर तरीके से काम कर रहे हैं। पार्टी चाहता है कि जिसको हम लोग लोगों के बीच में भेजे, उसी तरीके से सारे लोग बेवकूफ बनकर के वोट देते आए, तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पार्टी आपके कोई भी हाईकमान के लोग आपके बीच में कोई चुनाव लड़ने के लिए पैराशूट उम्मीदवार भेजते हैं, तो हम लोग जिसको वोट देते हैं वो चुनाव जीतने के बाद में आपके पार्टी के प्रति वफादार रहेगा या पार्टी के प्रति उत्तरदायी रहेगा। लेकिन हम लोग अगर हमारी सिलेक्शन प्रणाली के तहत आप लोगों के बीच में से आम सभी लोगों की या अधिकतम लोगों की राय के द्वारा जिस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं, वो व्यक्ति आप सब लोगों के प्रति वफादार रहेगा, आम लोगों के प्रति काम करेगा, ये बात हम लोगों को समझनी है। तो इसी के तहत आज आपके जो गुजरात से पनपी बीडीपी जो पार्टी थी, वो लोग भी मनमानी करने लगे, वो लोग भी बोलने लगे कि हम लोग जिसको भेजेंगे, हम जिसको टिकट देंगे, वो उसको आप लोगों को वोट देना है। तो ये संभव हो सकता है? तो उसी तरीके से हमारे राजस्थान में ये माना गया कि पार्टी जीरो होगी। क्या होगा? पार्टी जीरो होगी। आम लोगों के सिलेक्शन प्रणाली के तहत जिस व्यक्ति का नाम आता है वो ही हमारा अंतिम आपका सिलेक्टेड आदमी होगा, उसी को हम लोगों को बहुमत के आधार पर जिताने के लिए काम करना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था, ये व्यवस्था अच्छी है या वो व्यवस्था अच्छी है? तो इसी तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए। ये बात क्यों बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो आजाद कैसे होवे। बहुत ज्यादा हमारे लोगों ने, हमारे से पहले कई बड़ी लोगों ने, कई बुजुर्ग लोगों ने कई समय से 70 साल से लगातार जन जागरण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में 5वीं अनुसूची लागू होती है, 5वीं अनुसूची के तहत बहुत सारे हमारे को विशेषाधिकार मिले, लेकिन आज दिन तक लागू नहीं होने के क्या कारण रहे? क्योंकि हम लोगों ने नीचे से हमारी व्यवस्था मजबूत नहीं करी। हम लोगों ने जिस तरीके से आपके तालुका पंचायत में, आपके जिला पंचायत में, आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में आदमी भेजने चाहिए थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं भेजे, तो वो हमारे विशेषाधिकार कहां से मिलेंगे? इसी तरीके से ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है और हम लोग इसी व्यवस्था के तहत काम करते हैं, तब जा करके हमारे जितने विशेषाधिकार मिले हुए हैं, 5वीं अनुसूची की आप बात कर रहे हो, वो 5वीं अनुसूची तभी लागू हो सकती है जब हमारे लोग विधानसभा तक में जाए। इतना ही नहीं, हमारे इलाके में टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई होती है, जनजाति सलाहकार परिषद। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 में ट्राइबल सब प्लान की व्यवस्था है। ट्राइबल सब प्लान की व्यवस्था के तहत आपका सिविल का और आपका शेड्यूल का 2 तरीके से अलग अलग मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस तरीके का माना जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, हमारे राजस्थान के अंदर तो जो आपका सिविल का मुख्यमंत्री होता है वही आदमी हमारे टीएसी का अध्यक्ष बनता है। तो हमारे टीएसी का जितना जो बजट होता है उसका वो नॉन ट्राइबल इलाके में लगातार तरीके से उपयोग करते हैं, हमारा जितने बजट आता है उसका। तो इस तरीके से उन लोगों ने कब्जा किया। वो क्यों किया? क्योंकि हमारे लोग पार्टियों को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, उस आधार पर काम कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एकता स्थापित नहीं हो रही थी। इसी कारण हमारे लोगों के बीच में तालमेल नहीं बन पाया और हमारे लोग इसी में लगातार तरीके से उलझे रहे।
हम लोग कहते तो हैं कि हम इस देश के, इसी धरती के मूल मालिक हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है 5 जनवरी 2011 का। लेकिन आज की तारीख में हमारे जो मूल मालिकों के जो हालात हैं वो इतने खतरनाक हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं। एक समय में अपने ही लोग यहाँ के मूल राजा हुआ करते थे, मूल शासक हुआ करते थे, लेकिन मूल शासक के बाद में हमारे लोग धीरे धीरे आपके वीर महापुरुष योद्धा लड़ाकू बने। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे लोगों के पास में सबसे ज्यादा खेती हुआ करती थी, किसान पशुपालक बने। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे लोग मजदूर बन गए। मजदूर के बाद आज की तारीख में हम पूरी तरीके से मजबूर हो चुके हैं कि अब क्या किया। इस तरीके की हालात हमारी पैदा हुई है, तो उसके लिए हमारे लोगों का हर तरीके का विकल्प खड़ा करना होगा। जिस तरीके से हमने बताया कि हम लोगों का अलग से हमारा राजनीतिक विकल्प भी खड़ा होना चाहिए। हम धर्म को भी संस्कृति को मानते हैं। जिस समय यहाँ इस धरती पर धर्म पैदा ही नहीं हुआ था, उससे पहले से ही हम लोग हमारी नैसर्गिक जीवन शैली को, हमारे जीवन जीने के तरीके को विकसित करते हुए आए। तो हम धर्म से पहले धर्म को भी संस्कृति को मानते हैं। तो उसी तरीके से हमारा भी अलग से हमारा मूल, हमारा धर्म का विकल्प खड़ा होना चाहिए। हमारा मूल, हमारी जो संस्कृति है उसका हमारा मूल सांस्कृतिक विकल्प खड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से जब तक हमारे विकल्प हम लोग खड़े नहीं करेंगे तब तक क्या हम आजाद हो पाएंगे? जब तक हमारे विकल्प खड़े नहीं करेंगे तब क्या हम आजाद हो सकते हैं? तो हम लोगों को ये आजादी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से, मजबूती से लड़ने के लिए सबसे पहले तो स्टैंड क्लियर करना होगा। हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है, हम रास्ता डाइवर्ट हो जाते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं, प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं लेते, तो किस तरीके से हम लोग आजाद हो पाएंगे? हम पहले भी ये बातें लेकर के आपके बीच में आए, आपके बीच में हमारे कांति भाई और ये भी बहुत पहले आए, आपको बहुत सारी बातें बताई। उसके बाद भी आपके गुजरात के अंदर कभी तो बीजेपी लेके घूमे, कभी आम आदमी पार्टी के आधार पर चल रहे। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि सारा सिस्टम खत्म करो, लेकिन सामाजिक एकीकरण ज्यादा जरूरी हो गया है। हम लोगों को सबसे पहले हमारे लिए हमारा न्यूनतम स्वार्थ होना चाहिए, अधिकतम स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ होना चाहिए, तभी हम लोग आजादी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे खुद का स्वार्थ को त्याग दीजिए और हमारे सामाजिक स्वार्थ को अपना लीजिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा समाज का कल्याण हो सकता है, हमारा समाज एक अच्छी दिशा में जा सकता है। साथ ही हम लोग हमारी सांस्कृतिक बातों पर भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज की तारीख में पूरे इलाके में हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगातार तरीके से अंधविश्वासी बातों को लेके पाखंडवादी लोग काल्पनिकता को लगातार तरीके से हमारे बीच में प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को निरंतर तरीके से शिक्षा हासिल करनी होगी। जो व्यक्ति शिक्षा हासिल करेगा वही व्यक्ति तर्कशील बनेगा और तर्कशील व्यक्ति ही अपने आने वाले भविष्य में पाखंडवाद को, अंधविश्वास को आप जड़ से उखाड़ के फेंकने की ताकत रखेगा। लेकिन हम लोगों को शिक्षा के दम पर आगे बढ़ना होगा। हम लोग काम तो कर रहे हैं लगातार तरीके से, लेकिन उसकी सुनियोजित प्लानिंग नहीं है। हम लोग प्लानिंग के आधार पर काम नहीं करते, इसलिए हम लोग निरंतर तरीके से हमारे रास्ते से भटकते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर हमारा आना तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे स्टैंड को क्लियर करते हुए हम लोगों को एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ना होगा और निरंतर तरीके से काम करना होगा। सत्य बात जो है वो धीरे धीरे दिमाग में आएगी और झूठी जो बात है वो बहुत तेज गति से प्रसारित होती है। तो झूठी बात बहुत तेज गति से प्रसारित होती है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे लोग, लेकिन सत्यता धीरे धीरे आएगी। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या, कि हमारे समाज के लोग
जितना भी गुस्सा निकालना है वो दुश्मन पर नहीं निकालते, हमारे लोगों पे निकालते हैं। वो एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक क्या होता है कि एक आदमी बेयूं, समझ पावे, एक आदमी बेयूं घेरमा होता था, तो एक सोर आवे था, सोर तो जोको तापे जोंबे आवी के जोको बोले तने बेरी के एला उठो सोर आवी के सोर तो पहले के एला उठे मैं री सरवा दे री, ओके मैं री सरवा पहले जोको तो आगळ आवी के આપણે કમાડી આવી ગયો, કમાડી આવી નકોસો પર લેતને એટલે કે એલા ઉઠો આવી ગયો, સોર આવી ગયો, કમાડી આવી એલા ઉઠી मैं री सरवा दे री धीरे धीरे वो पेदो આવી ગયો એટલે આપણે કડાદામાં પોહરામાં કઈ પડજો કઈ પૈસા રૂપિયા પડ જાય, રકમ પડ ગઈ બધી જાય ઉડી પડે ના જાય, ठीक है। तो पसंद पेदो पेदे के बेटे एना ना उठने जाने जाती तो असु पड़ी गयो, पेदो तो उड़ी पड़ गयो ना गयो। तो उस आदमी को गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी को गुस्सा उन चोर पर, उस लुटेरे पे आना चाहिए था, उस पर नहीं, बल्कि उसने गुस्से में आकर के अपनी पत्नी को ही पीट डाला। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे अपने पे गुस्सा निकाल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि जितने जो लुटेरे, जितने जो आज हमारे समाज को लूट रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, उन लोगों पे गुस्सा निकालना सीखना होगा, हमारे अपनों पे गुस्सा निकालना ध्यान देना होगा। ये बात आज आप लोगों को सीखनी है। इसी तरीके से हम लोग ये भी बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों को एकता स्थापित करने के लिए निरंतर तरीके से तालीम के साथ में काम करना होगा। जिस तरीके से हमारे इलाके में काम चल रहा है, उस तरीके से आपके इलाके में भी काम हो, तो आने वाले समय में यहाँ से आपको शासक बनाने से या आपको राजा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उस तरीके से आप लोगों को काम करना होगा। जिस तरीके से हमारे इलाके में काम चल रहा है, ये गांव के सब लोगों को किस तरीके से कंट्रोलिंग एरिया है, उसके लिए हमारे वहां पर हमारे लोगों ने विलेज कोर कमेटी यानी ग्राम कोर कमेटी का निर्माण किया। ग्राम कोर कमेटी के माध्यम से हमारे लोगों में हमारे अच्छे लीडर कार्यकर्ताओं को लिए जा सकते हैं। पूरे ब्लॉक को, जैसे आपका खेल ब्रह्मा पूरा ब्लॉक हो गया, खेल ब्रह्मा ब्लॉक को किस तरीके से कंट्रोलिंग किया जाए, उस पर किस तरह से हमारा नियंत्रण हो, उस पर हमारा किस तरीके से निर्देशन हो, उसके लिए ब्लॉक कोर कमेटी का आपका बना ब्लॉक कोर कमेटी के आधार पर आपका हो काम। उसी तरीके से आपके जिले का किस तरीके से नियंत्रण हो, आपके जिले का किस तरीके से निर्देशन हो, उसके लिए आपका जिला एकीकरण समिति के माध्यम से आपका काम हो सकता है। तो इसी तरीके से आप लोग आज से भी काम स्टार्ट करते, तो आपका जो आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में भी आप लोग निश्चित तौर पर राजा बनोगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इस तरीके की, बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे बीच में कांति भाई है, वो भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। हम लोग संवैधानिक आधार पर और बहुत सारी बातें आपकी पूजा पद्धति के आधार पर, आपकी विवाह पद्धति के आधार पर बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में और भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में कांति भाई हो रहे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। आपको उस आधार पर और समझना है, सीखना है, और आगे चल करके आप हमारे से भी सवाल जवाब कर सकते हो। किसी प्रकार का सुझाव रखना तो सुझाव भी रख सकते हैं। उस आधार पर हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता का भाव पैदा करते हुए पूरे इलाके में बहुत अच्छा जन जागरण चले, और आने वाले समय में हमारे जन जागरण बहुत तेज गति से बढ़े। और आज से जो 400 साल पहले जिस तरीके से बापजी महाराज ये बोल के गए थे कि सोए आने वाला समय में केरते दोड़े दीवा लागिला, केरते भाई के बात खाएला, आने वाला समय में केरते बर्तन बार उतरेला, पानी कोटे सड़ेला, आकाश में वाट पड़ जाएगा। इस तरीके की बात बोली तो आज की तारीख में दोड़े दीवा लागने लगा। भाई ये बात थाजी के थाजी, आकाश में वाट पड़ जी। तो ये बातें सच हुई है। और आखिरी समय में आखिरी जो युग होगा, उस युग में कालिया तेरे राज वापस आएगा। ये बात 400 साल पहले बोली हुई है। तो हम लोग ये बता रहे यही युग है। इसी युग के अंदर आप लोगों का राज, आप लोगों का शासन पुनः स्थापित होगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस व्यवस्था के आधार पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं तो हम लोग पुनः शासन में स्थापित हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और खास बात ये और है कि उस समय
मामलो था कि हमारा पाई आगे वेद बजन रहे थे। उसी तरीके से आज हमारे जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं समाज के अंदर, उनके लिए भी बोल रहे हैं कि ये तो पागल हो गए, लेकिन ये पागल नहीं, ये परिवर्तन का युग है, पागलवाद अंधविश्वास को भगाने का युग है, और इस युग के अंदर हमारा शासन स्थापित होने जा रहा है। इसलिए भाइयों, एक दूसरे का हाथ से हाथ और कंधा से कंधा मिला के इसी वैचारिक आंदोलन को इसी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। निश्चित तौर पर हमारा शासन स्थापित होने वाला है, ज्यादा समय दूर नहीं है। सत्य से परेशान होता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हम लोगों को काम करना होगा। और इसी मौके पर हम लोग एक और विशेष बात आपको और यहाँ पे कह के जाना चाहते हैं कि आने वाले समय में 29 तारीख के दिन हमारे पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन, हमारे वैचारिक गुरु माननीय भंवर दादा परमार साहब आज आपके बीच में आने वाले थे, लेकिन उनकी तबियत खराब होने की वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। तो उनके ऊपर ये पाखंडवाद फैलाने वाले, काल्पनिक बातों का प्रचार करने वाले, हमारे लोगों की शिक्षा को रोकने वाले लोग, उनके ऊपर गलत तरीके से षड्यंत्र पूर्वक जो आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी पूरे प्रदेश की मुहिम है, उसमें हम लोग आपको अभिनंदित करना चाहते हैं कि ताकि हमारे पूरे प्रदेश का एक कारवा दिखे और उन लोगों को पता चले कि इनका कारवा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ में ज्यादा बात और नहीं देते हुए हम हमारे बीच में कांति भाई वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। आप सबने यहाँ पर हम लोगों को बुलाए, आपने इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय आदिवासी, जय प्रदेश।